बीजेपी के दो ओजस्वी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है, और कांग्रेस की सांसद और प्रवक्ता रंजीता रंजन, उनका भी स्वागत है। स्वागत है मैडम। और ये राउंड भी बड़ा जोरदार है क्योंकि राहुल गांधी जी ने नींद उड़ाने की बात करी है, कहा है कि नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देंगे। तो इस सेशन का नाम हमने रखा है 2019 में, यानी आने वाले आम चुनावों में किसकी नींद उड़ेगी। और इसकी शुरुआत रंजीत रंजन आप ही से करता हूं। कांग्रेस की कद्दावर नेता है, प्रवक्ता है, सांसद है। रंजीत रंजन जी, माइक ऑन है। सीधा सवाल, आखिरकार अब आपने ठान ली है कि 19 में इनकी बीजेपी की नींद उड़ा देनी है 3 राज्यों में जीत के बाद। देखिए, सबसे पहले मैं बुलाने के लिए धन्यवाद करती हूँ अमित साहब आपका। नींद हम लोग उड़ाएंगे, कांग्रेस नहीं उड़ा रही है। 4.5 पौने 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, शाह साहब ने, बीजेपी ने पूरे देश की नींद उड़ाई हुई है। 125 करोड़ को लाइनों में लगाकर, कभी महंगाई करके, कभी नोटबंदी करके, कभी महिला सुरक्षा बोल के रेपिस्ट को बचा के, कभी रोजगार के नाम पर पगोड़े बिछवाकर, तो पूरे देश की जो नींद उड़ी हुई थी, तो निश्चित तौर से जो किसानों का हाल इन्होंने किया, 3 महीने में जिनकी आमदनी को दुगना करना चाहते थे और 4.5 साल तक कहते रहे अगले साल अगले साल अगले साल, और एंड में फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हमने तो भैया किसान का 1.5 गुना कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। तो ये जो झूठ और जुमलों की सरकार है, उसकी जब अति होती है तो निश्चित तौर से जब आवाम की नींद उड़ती है तो सत्ताधारियों को तो नींद उड़नी वाजिब है। और वही राहुल गांधी साहब ने कहा कि अब बारी आ चुकी है आपकी कि आपकी नींद उड़ेगी। जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ कि ये निचले स्तर की राजनीति है। क्यों? देखिए, नींद उड़ाने की बात किसने कही? अरे जिनके मुंह से कुंभकर्ण योजना निकल गया था, वो कह रहे हैं कि साहब नींद उड़ाने की बात। और किसके लिए कह रहे हैं? अरे वो प्रधानमंत्री जिसने 4.5 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली। और कह कौन रहा है? जो हर संसद के सत्र के बाद फुर्र से उड़कर विदेश जाकर महीनों की छुट्टी उड़ाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, उनका यह कहना वैसा ही है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद। मेरे ख्याल से चौपाल में तो लोग ये समझते ही होंगे, ये उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों की कहावत है। जहां तक मैं कहना चाहूंगा, और बड़ी बात, हमारी तो 4.5 साल, और जिन्होंने 4 पीढ़ी राज किया, वो कह रहे हैं अब उनको नींद उड़ाने की याद आ रही है, सोने नहीं देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जो सोते रहे और हकीकत को देखिए, सोने की उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उनको कोई हकीकत नहीं दिखती है। अगर कोई आदमी सो रहा हो तो उसे दुनिया नहीं दिख सकती ना, नजारा देखने के लिए नजरें भी तो चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, चाहे भारत 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया हो तो नहीं दिखता, IMF ने कहा सबसे तेज बढ़ती सी अर्थव्यवस्था, नहीं दिखता, अगर मूडीज ने 13 साल के बाद हमारी रेटिंग ठीक की, नहीं दिखता। आप कहेंगे विदेश के उदाहरण, उनको हाल के नतीजे भी दिखते हैं जिसमें उनको लगता है कि आपकी नींद उड़ जाएगी। अरे वो तो बात सही है, इस समय जो उनको जीत मिल गई है, अब देखिए उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, जीत जीत ही होती है। मगर जीत मिलने के बाद जो गुमान दिखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करने में उनको हिचक नहीं हुई। चोर है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज मैं मान रहा हूं भाई, जीत मिली है तो जीत मिली ऐसी जो मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। रंजीता जी, तो ये तो मुझे लग रहा है, मगर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। रंजीत रंजन जी, मैं आश्वस्त हूं सुधांशु साहब की इससे बदतर हाल आप लोगों का 2019 में क्यों होना है। आप हैं, संबित भाई हैं, आप लोगों को शायद बीजेपी ने लगाया ही इसलिए है, मैं भी RSS ने, क्योंकि वो अब मोदी साहब को चाहते नहीं है कि आप लोग जितना मुद्दे से हटकर बोलो। लोग राफेल की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, कितनों की नौकरी गई, कितनों की आपने नौकरी लगाई। युवा कह रहे हैं आपके रोजगार कहाँ है, महिला पूछ रही है हमारी सुरक्षा कहाँ है। ये अटके हुए हैं। राहुल गांधी जी ने इतने लंबे स्पीच में एक वर्ड कहाँ गलती की, हमें मौका मिले। ये जो कहते हैं ना कि तिनके का नाव को जब डूबती नैया को तिनके का सहारा, ये अब एक एक शब्द खोज रहा है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, वी ऑल आर पॉलिटिशियन, और अगर आप भी लड़ें तो मैं सजेशन देना चाहूंगी कि लड़ने के लिए क्या बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे अहम होते हैं, और राहुल गांधी जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
अगर आज हम जीते हैं तो इसलिए जीते, हमने वहां पे नौकरियों की बात की, नोटबंदी की बात की, राफेल की बात की। मैं इनसे चैलेंज करती हूं कि राहुल गांधी जी ने कुंभकर्ण बोला या कौन शब्दों पे गलती की, उनकी टंग फिसली, आप ये बता दे कि राफेल का डिस्कशन पार्लियामेंट में कब होगा, जेपीसी कब बनेगी। जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आरबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, इवन मीडिया हो, कौन सा स्वायत्त स्तंभ आपने छोड़ा है जहां आपकी हिटलरशाही नहीं चल रही? जवाब आप ये बताएंगे कि कैग की रिपोर्ट कहां है, पीएससी की रिपोर्ट कहां है? क्योंकि पीएससी का अध्यक्ष कौन है? अपोजिशन का लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कहां है? और आपने क्या के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का धारा 136 जवाब ले लेते हैं और प्लीज और 32 में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कांग्रेस को विश्वास नहीं है। बिहाफ ऑफ कैग रिपोर्ट उन्होंने ये कहा, अब उसका जब जज लोया पर भी आया था तब भी यही हुआ था। राफेल के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, समस्या फिर मैं वही कह रहा हूं, जिसकी आंखें बंद हो या बंद करके रखा हो कौन देखना चाहेगा? नंबर 1, आपको भारत के रक्षा मंत्री के जवाब पर भरोसा नहीं था, कोई बात नहीं। अपने रक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं था, चलिए। प्रधानमंत्री ने जो बोला उस पर भरोसा नहीं था, लॉ मिनिस्टर ने बोला उस पर भरोसा नहीं था। फिर जो राहुल गांधी ने संसद में बोला विश्वास मत के दिन, चंद घंटों में फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया, वो भी गलत था। फिर फ्रांस में दसोल्ट कंपनी के सीईओ ने बोल दिया, आपकी बात की धज्जी उड़ा दी कि 20% कम कॉस्ट पे आई है, उस पर भरोसा नहीं था। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया, उसके बाद भी भरोसा नहीं है। तो हकीकत में यह है कि भरोसे की बात नहीं है। आपको जो दिख रहा है कि आप एक झूठ को प्रचारित करने का पूरा प्रयास किए, मगर इनके हिसाब से सब गलत है। भारत का रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लॉ मिनिस्टर और फ्रांस की सरकार, दसोल्ट कंपनी, सुप्रीम कोर्ट। और अब देखिए क्या मजेदार बात कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अरे भाई, ये डील कोई भारत सरकार की किसी कंपनी से भी डील नहीं है, ये भारत सरकार की फ्रांस की सरकार से भी डील है। सुधांशु जी, मेरा पॉइंट है, कांग्रेस की एक लाइन है कि हम बार बार बोलेंगे चौकीदार चोर है, ये चिपक जाएगा। एक मिनट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दी है। टेक्निकल बात मैं कहना चाहता जवाब फिर मैं रंजीत टेक्निकल बात कहता हूं, दी ही नहीं है। देखिए मैं एक बात कहता हूं, तो है, एक मिनट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत की संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फ्रांस के रक्षा मंत्री को तलब कर सकती है? जो चीज हो ही नहीं सकती है उसकी बात करना फिर दर्शाता है, गोल पोस्ट चेंज करते रहो। क्योंकि जो आपने कहा है कि जो चोर शब्द का प्रयोग किया था, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये पहली बार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई, तो इसमें कोई कमीशन खोर नहीं है। तो यहां चोर का मामला नहीं, यहां मामला कमीशन खोर का है। रंजीत रंजन जी, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इस बिचौलिए में इनका जवाब देने दीजिए। मैं कहूंगी इनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को पढ़ के आना चाहिए। अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने झूठ बोला, हाँ झूठ बोला। एक बार उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला राशि बताएंगे, मोदी साहब ने बोला आपने क्या बोल दिया, हमसे पूछा था तो बोला हम नहीं बताएंगे। हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उसका क्राइटेरिया होता है, आप कौन से हथियार उसमें डाल रहे हो वो नहीं बताओगे, लेकिन राशि आपको बतानी होती है, वो भी आपने झूठ बोला। अरुण जेटली साहब ने भी झूठ बोला, आपके मोदी साहब ने भी झूठ बोला। आपकी चौपाल में मीडिया के तहत हम सरेआम बोल रहे हैं कि आपकी पूरी पार्टी ने झूठ बोला। और निश्चित तौर से जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा हैज बीन समझ लिया इसको, अगर वहां इज लगा था तब भी गलत था, हैज बीन लिखा था तब भी गलत था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डसॉल्ट और रिलायंस ने आपस में डील की, अगर आपस में डील की दैट वाज नॉट अ प्राइवेट डील, गवर्नमेंट डील थी, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट से पूछा जाता है। तो दोनों ही तरफ से सुधांशु का जवाब ने कहा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। सुधांशु प्राइम मिनिस्टर ने बोला बिल्कुल आप बोल लीजिएगा, लेकिन मेरा भी सवाल सुन लीजिए आप दोनों एक एक। प्रधानमंत्री ने बोला कि इसमें ना तो कोई क्वात्रोची मामा है ना मिशेल एंकल है, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। बोफोर्स में जेपीसी बनी, अगर आपको विश्वास है कि राफेल में कुछ नहीं है तो जेपीसी मैं बोल लूं। सुधांशु, आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात की, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। मार्च 2010 डेट के साथ बोल रहा हूं, और इनके रक्षा मंत्री ने डिफेंस कमेटी की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के सामने जाके कहा
कि HAL अगले 10 साल तक किसी प्रकार का कोई ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं है, और उसके बाद HAL का इतना इन्होंने शोर मचाया, झूठ बोला कि नहीं। मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की, आपकी पूरी की पूरी डेट के साथ आपको बताया है। पता नहीं क्यों मैंने आपको बोला, आप जाके देख लीजिए, चैलेंज कर लीजिएगा। अब रही बात बोफोर्स की, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अमीश ने कहा, इनकी एक तरीका हो सकता है, चिल्लाते रहो, बात करते रहो, शायद चिपक जाएगा, पर चिपकने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जैसे जब जीत के बाद आपको क्या लगता है थोड़ा चिपका? एक उदाहरण दो, थोड़ा चिपका। जो बोफोर्स था वो हमारे आरोप से नहीं आया था, वो राजीव गांधी सरकार ने एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हायर की थी जिसका नाम था फेयरफैक्स, और उस फेयरफैक्स में कुछ खाते पाए थे स्वीडन और स्विट्जरलैंड में, जिसमें क्वात्रोची के खाते भी थे। और ये मुद्दा किसने उठाया था? खुद राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। मुद्दा ये था, तब हमारा हवाई आरोप नहीं था। सुधांशु साहब, यही ईमानदारी है, ये ईमानदारी हमारे ही वक्त FIR ईमानदारी थी, हमारे ही वक्त HAL का भी डील हुआ। अरे आप ईमानदार हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूं ना, अरे आपके साथ समस्या ये है, कंपनी कहती है कि फ्रांस की सरकार कह दी, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, मगर भैया समझ के समझाओ उसको जिसको समझ है। स्टेटमेंट में अड़े जो समझ के भी ना समझ सके उसको समझो ना समझ है, और समझना ही नहीं चाहता तो कोई क्या करेगा। मैं क्विकली आगे बढ़ता हूं। अब हम विश्वनाथ प्रताप सिंह पर जाएंगे, स्वर्गीय राजीव गांधी पर जाएंगे। मुझे लगता है 19 पर आना चाहिए, क्योंकि 19 में नींद उड़ाने की बात हो रही है। रंजीत रंजन जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों के बाद, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा पहले भी उठा और इन 3 राज्यों के चुनाव के दौरान RSS VHP लगातार राम मंदिर पर दबाव बना रही थी, अगर राम मंदिर पर अध्यादेश लाती है ये सरकार, क्योंकि आप संसद में भी है, आप कहां खड़ी होंगी, पक्ष में या विपक्ष में? देखिए, ये राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखेंगे, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। ना डेवलपमेंट का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है, ना किसानों का मुद्दा है। इनके पास सिर्फ भाषण और भाषण है। और अब RSS भी मुझे लगता है इस बात को समझ गई है, इनकी जो कील ठुकने वाली है वो इनके घर से ही निकलेगी। और 2019 का चुनाव, राम मंदिर, मॉब लिंचिंग, नफरत नहीं है, हम फिर कहेंगे 2019 का चुनाव इनका पकौड़ा तलना, महिलाओं के लगातार रेप बढ़ने, ये जो व्यापम घोटाला, राफेल घोटाला, PNB घोटाला, पर इन 3 राज्यों में तो आपने हिंदू कार्ड भी खेला, जवाब नहीं देना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने, तो आपने हिंदू कार्ड भी खेला, जाति कार्ड भी खेला, किसानों की हालत को बदतर करना, ये मुद्दे हैं। और आज भी सुधांशु जी हम कह रहे हैं, आप बार बार घूम के राहुल जी पे आएंगे, हम लोग बार बार घूम के राफेल पे आएंगे, बार बार घूम के पकौड़ों पे आएंगे, क्योंकि हम देश के लिए सरकार पे आते हैं, ना कि जुमलों के लिए। एक सवाल मेरा सुधांशु, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन आप कह रही हैं कि आपके लिए ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन हमने इन 3 राज्यों में देखा, आपने हिंदू कार्ड भी खेला, आपने जाति कार्ड भी खेला कि नहीं खेला? कई सारे बयान आए, धर्म कार्ड भी खेला। राहुल गांधी जी 40 सेकंड में जवाब। राहुल गांधी जी की एक भी स्पीच आप देखेंगे, उन्होंने रोजगार बोला, राफेल बोला, महिला सुरक्षा बोला, किसान बोला। आप एक व्यक्ति कैलाश की यात्रा करने जाए, अगर मंदिर में पूजा करे, तो बीजेपी वालों ने तो ठेका लिया हुआ है मंदिरों का, कि या तो मोदी साहब जाएंगे, या तो जय शाह जाएंगे, या सुधांशु जी जाएंगे। अब इनको इतनी मिर्च लग रही है, तो इसमें मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। इन्होंने बहुत सही बात कही राम मंदिर पर, चेहरे पे तो ये बोला, और जो अंदर क्लिपिंग आई उसमें क्या बोल रहे थे राहुल गांधी? मैं शिव भक्त हूं। अंदर क्लिपिंग में क्या बोल रहे थे कमलनाथ? 90% मुस्लिमों का वोट चाहिए। जो तीसरी अंदर की क्लिप आई उसमें CP जोशी क्या बोल रहे थे? फला की जात क्या है, तो सारा ज्ञान तो हमारे पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी चेहरे पे कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आते हैं। वो बात एकदम पूरी तरीके से साफ है आपकी। और रही बात इसकी, हाँ बताइए। इसका जवाब देती हूँ। अब एक और बात, एक वाक्य कह दूं किस पार्टी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के मीडिया चीफ ने फोटो दिखाकर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हुए राहुल गांधी जी की फोटो दिखा के जनेऊधारी हिंदू कहा था? हमने कहा था या आपने? गुड हिंदू बैड हिंदू किसने कहा? हमने कहा या आपने? ये बताइए, हिंदू तालिबान हिंदू पाकिस्तान किसने कहा? हमने कहा या आपने? और हिंदू बताया गुजरात के चुनाव के समय, गोत्र बताया राजस्थान के चुनाव के समय। हमने कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, जवाब। मुझे सुधांशु जी पे तरस आ रहा है, ये निकलिए बाहर, निकलिए, राफेल पे आइए, किसानों पे आइए, पकौड़ों पे आइए। दुनिया कह रही है बाहर आओ और आप बताओ कि आपने क्या किया। ठीक है, राहुल गांधी जी ने जनेऊ पहना हुआ था, लेकिन कहा क्या?
कि मैं महिलाओं के साथ खड़ा हूं, युवाओं के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ खड़ा हूं। मैं एक बात का इनका जवाब देना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि हम मध्य प्रदेश में प्लानिंग कर रहे थे जीतना कैसे है, राजस्थान में प्लानिंग कर रहे थे जीतना कैसे है, छत्तीसगढ़ में प्लानिंग कर रहे थे जीतना कैसे, ये क्या कर रहे थे? हमारी सीआईडी कर रहे थे कि हम रूम में क्या बात कर रहे हैं? इट मीन कि आप हार मान चुके थे और अंदर अंदर हमारी प्लानिंग देखना चाहते थे। हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो तीनों प्रदेशों में जीतना चाह रहे हैं? मैं फिर आपको एडवाइस दूंगी, आप जयशाह जी को, मोदी जी को, आपको भी बोलिए, जो स्ट्रेटजी के तहत आपको सिर्फ राहुल गांधी रटाने के लिए भेजा जाता है, उनको बोलिए मुद्दों पे बात कराइए, नहीं तो बहुत बुरा गिरने वाले हैं आप। देखिए, मुद्दे पे जब बात होती, मैंने बताया 4 बार राफेल के ऊपर मात खाने के बाद भी यदि कोई पार्टी निर्लज्जता के साथ उसी बात पे अड़ी रहे तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अन्य मुद्दों की जहां तक बात है, मैंने इकोनॉमी का पहले ही अपने वक्तव्य में 4 गिना दिए, पर वो देखने के लिए आपको समझ कहां है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक मुद्दों की बात है, मैं मुद्दों में बहुत साफ बात कहना चाहता हूं। रोजगार का मुद्दा हो या गरीबों के कल्याण का मुद्दा हो, यह हमारे लिए कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये बात 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से पहले भाषण में प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। जब स्वच्छता अभियान की बात कही, ये बताइए, जब आपकी सरकार थी तो स्वच्छता का परसेंटेज कितना था? देश में 40% स्वच्छता का कवर था जी, अब वो हो गया 97%। मगर वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ना। जब आ गए 32 करोड़ से ऊपर खाते खुल गए, और जो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता है, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 100 का 100 पैसा पहुंचता है, बिचौलिए गायब हो गए, तो वो आपको अब नजर नहीं आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सुधांशु जी, अरे भाई, पुराना लगता क्या है मुद्दा सुधांशु जी प्लीज विकास का हो, 2 मिनट बोलती हूँ, या तथाकथित धर्म का हो, दोनों पे आपका जवाब। सुधांशु जी का टेप अटक चुका है। स्वच्छता की बात कर रहे हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, बिहार में मोदी साहब गए और विद इन वीक उन्होंने भाषण दिया, आप रिकॉर्डिंग निकाले, बोले मैं बिहार वालों के, बीजेपी वालों से बहुत खुश हूं, बिहार सरकार से बहुत खुश हूं। जब नीतीश जी आ गए, इन्होंने 1 हफ्ते में 5 लाख टॉयलेट बना दिए। हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 1.5 मिनट में 1 टॉयलेट बन गया। बीबीसी की रिपोर्ट है, बनारस में जो प्रधानमंत्री ने जो गांव गोद लिया, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट थी, उनके शौचालय, बोलिए सुधांशु जी एक बार प्लीज देख कर आइए। और दूसरा कौन सा योजना बोल रहे थे? जीरो बैलेंस वाला। अरे इन्होंने जीरो बैलेंस में अकाउंट क्यों खुलवाया था? कि नोटबंदी करके जितना करप्शन होना है वो 1-1 करोड़ करके आप गांव में लोगों को 5-5 हजार 10-10 हजार देके कमीशन देके सेटिंग कर लीजिएगा। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दूसरा जो जीरो, जो फिर मैं अगले मुद्दे पर बढ़ता हूं आगे। 30 सेकंड लूंगी, 30 सेकंड, 40 सेकंड जो जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाने की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये गरीबों के साथ कितने हैं? सुधांशु जी इस बात का जवाब दे दें यस और नो में। जो एसबीआई बैंक है, जितने गवर्नमेंट बैंक है, अगर 3500 रुपए आपके अकाउंट में नहीं है जी, तो आपके पैसे कटते हैं, तो ये बात सही है कि नहीं? ये काहे का जीरो बैलेंस अकाउंट है आपका? देखिए, उस अकाउंट में आपको शायद तकनीकी जानकारी नहीं है। जो अकाउंट जीरो बैलेंस पे खोले गए थे उसमें 5000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की भी व्यवस्था थी। इसका मतलब 5000 रुपए तक का उसके अंदर अकाउंट नहीं होगा तब भी काम चलेगा। और दूसरी बात, नोटबंदी का दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वो नेता आपके साथ खड़े हैं जिन्होंने नोटों की माला पहनी थी। बोलिए पहनी थी कि नहीं? तो नोटों की माला पहनने वालों को नोटबंदी का दर्द मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी आपके दिल से वो टीस निकलती नहीं है, क्योंकि आज टैक्स पेयर की संख्या 2 गुनी हो गई 2014 से। मैं बढ़ता हूं एक मुद्दे, इसलिए वो टेक्निकल डाटा अपनी मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की, आप दोनों मंच पर हैं, आप दोनों मंच पर हैं। एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की मैं बात करता हूं। इस देश में हर मुद्दे पर राजनीति हो, जरूरी भी है और जायज भी है, लेजिटिमेट राइट भी है विपक्ष का भी, सरकार का भी, लेकिन घुसपैठियों का भी धर्म देखा जाए रंजीत रंजन, वो ये देश क्यों सहन करे? आप मुझे बताइए, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी। पहले मैं जवाब दूंगी नोटबंदी का। इन्होंने जो नोटबंदी का बोला, मुझे एक आप जवाब दे दीजिए कि नोटबंदी की किस लिए? मुझे बताइए, नोट की माला पहनने वाली आपके साथ है कि नहीं? नोटबंदी ये बोलिए ना, नोट की माला पहनने वाली नोटबंदी की किस लिए थी? रघुराजन क्यों छोड़ के गए? मध्य प्रदेश में समर्थन, बिना शर्त समर्थन, नोटों की माला। उर्जित पटेल ने रिजाइन क्यों दिया? अभी शक्तिकांत दास जिनको गवर्नर बनाया है, उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या वो मोदी के राइट हैंड है कि नहीं? क्या आपके जो राइट हैंड है उन्होंने भी बोला कि बहुत करप्ट आदमी है? ये भी
स्थगन मोशन पार्लियामेंट में लगा हुआ है कि आरबीआई में जो चल रहा है और जो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो हमारे पास देश का खजाना है ये उसको बांट कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसकी सच्चाई तो बताएं। जब उर्जित पटेल गवर्नर बने थे तब आप लोगों ने बोला था ये भी नरेंद्र मोदी जी के राइट हैंड है। 100% है, तब भी वो भी राइट हैंड 100% है। लेकिन जब पता चला उनको कि गले में फांस पड़ने वाली है और जब जेल में जाने की बारी आएगी तो वो उर्जित पटेल को जाना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। अब ये घुसपैठियों का धर्म क्यों देखा जाता है, मेरा सवाल ये है। एनआरसी हो, रोहिंग्या, बिल्कुल एनआरसी में मैं बोलूंगी आप इनसे पूछें जिन 40 लाख लोगों की ये बात कर रहे थे उसमें 25 लाख तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के हैं। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम एनआरसी के खिलाफ है, लेकिन एनआरसी रोहिंग्या के पक्ष में शशि थरूर खड़े हुए, मणिशंकर अय्यर खड़े हुए, आप ही के नेता हैं, सांसद हैं। मैं पहले एनआरसी की बात कर रही हूँ, लेकिन एनआरसी में इनका मकसद उन वोटर्स को निकालना है जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे आप एनआरसी लेकर आइए ना, हम लोग तो खड़े हैं। आप ही ने मुद्दा गायब कर दिया। रोहिंग्या के बारे में मैं जरूर कहूंगी कि कोई बड़ा बयान दे दिया आपने। बहुत बड़ी बात कह दी भाई। इनके जमाने में इनके गृह मंत्री कई करोड़ घुसपैठियों की बात कर चुके हैं, अब उनको अपना वोट बैंक नजर आने लगे। भैया दिखाई पड़ता है कि आज भी मीर जाफर और जयचंद जिंदा है कि बाहर से घुसपैठी आ जाए, हमारी सरकार बिहार का कौन है, बंगाल का कौन है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, और बांग्लादेश का कौन है। जो अमीर जी आपने बोला, मैं आपकी बात में संशोधन करता हूं। सिर्फ घुसपैठियों का धर्म नहीं देखा जाता, शरणार्थियों का भी धर्म देखा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिखों को कोई सहूलियत नहीं दी गई। हमारी सरकार ने जब सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। आखिर में हमें वीजा रूल में संशोधन करके उनको लॉन्ग टर्म स्टे दिया गया। परंतु उन रोहिंग्या के लिए जिनको भारत नहीं 4 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खतरा बताया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, और उसके लिए कैसे छाती पीट पीट के ये तथाकथित कांग्रेस और उनके समर्थक नेता बोल रहे थे, ये दर्शाता है इनको धर्म दिखता है, ये इनकी धर्मनिरपेक्षता है। वो बेचारे हिंदू और सिख जो पाकिस्तान से आए उनके लिए कुछ नहीं था, और रोहिंग्या जो आए उनके लिए दिल में इतनी ज्यादा रहमत। रंजीत जवाब कुछ सवाल है। सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। आप लोकसभा में फुल मेजॉरिटी में है, किसी भी काम के लिए अध्यादेश राज्यसभा में आपने रुकवाया, हमने फिर भी रास्ता निकाल लिया। अध्यादेश लाइए और पास कराइए। आपकी नियत में खोट है, राम मंदिर के हमने नाम तो करा ना, रोहिंग्या के वीजा रूल में चेंज कर दिया हमने। सिर्फ भाषण देना है, जुमले देना है। अरे आप जवाब दीजिए ना, क्यों आप पाकिस्तान के हिंदू सिखों के लिए मौन और रोहिंग्या के लिए मुखर हैं? आपकी सरकार है। अरे बोलिए ना, हमने तो कर दिया। हमने रोहिंग्या के ऊपर सख्ती भी की, बाहर भी भेजा और उनको लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया। आप बोलिए ना, आप 370 हटाइए ना कश्मीर से। ये बताइए पहले शरणार्थी पे 370 लाने वाले हटाने की बात ना करें और जाके उनके साथ बेमेल शादी कर ली, करी कि नहीं करी? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अरे बताइए, करी कि नहीं करी? जी बिल्कुल, और वो गलत था, मैंने मान लिया। हमारी पार्टी ने उनको छोड़ भी दिया, मगर अब तो दोनों से शादी करने के चक्कर में एनसी भी और पीडीपी भी, ये गजब का मामला है भाई। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर बसाएंगे। सवाल ले लेते हैं, अनुराग क्या? अमीश, ये नेताओं के सवालों के तीर हैं, 2019 तक ऐसे ही चलेंगे, लेकिन इस बीच में जनता के सवाल नहीं खो जाएं, इसलिए हम बीच में 1-2 सवाल ले लेते हैं। शेष नारायण जी, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जनता कुछ ऐसे सवाल पूछे तो इन दोनों की नींद उड़ा दे। थैंक यू रंजीत, थैंक यू सुधांशु। अमीश देवगन के आर पार का मजा आ गया इस बहस में, झमाझम आप लोगों ने सवाल दर सवाल। लेकिन एक सवाल है सुधांशु, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में जो बंद लिफाफे वाला हलफनामा दिया था, क्या आपको ये उम्मीद थी कि उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसका हवाला नहीं होगा? क्योंकि आपने उसमें ये कहा था कि सीएजी ने भी जांच कर लिया है और पीएससी ने भी जांच कर लिया है, और पीएससी के अध्यक्ष बेचारे हाथ जोड़े के गिरा रहे थे, भाई हमने देखा ही नहीं। और फिर आप अब उनको ग्रामर बता रहे हैं कि नहीं तुमने गलती की सुप्रीम कोर्ट, उसमें हैज बीन नहीं था, हमने कहा था इज। दोनों में सेम। एक मिनट रंजीत, सुप्रीम कोर्ट को क्या आप कानून के बारीकी समझा रहे थे कि या ऐसा होता है, उनको तो पहले से मालूम था। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में गलत बंद लिफाफे में गलत हलफनामा क्यों दिया, और जब वो पोल खुलती नजर आई तो दौड़ के आपने करेक्शन की अर्जी क्यों दाखिल की? ये सवाल जनता पूछ रही है। उसको पॉलिटिक्स में कवर करने की आप लोग चाहे कोशिश करें चाहे ये लोग कोशिश करें, लेकिन ये सवाल है, कृपया इस पे साफ साफ बता दीजिए। इस पे तो बहुत लोग अचरज में हैं कि ग्रामर सुप्रीम कोर्ट को क्यों समझा रही है सरकार? जवाब जी मैं बताता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बात कही थी, उसने कहा था कि वो
एक मिनट में जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी बात शुरू की थी उसने कहा था रिक्वायरमेंट और प्राइसिंग के ऊपर वो टिप्पणी नहीं करेंगे, प्रोसीजर के ऊपर करेंगे। तो जितने भी प्रोसीजर के स्टेप्स थे वो सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे गए। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, प्रक्रियागत चरणों की व्याख्या कर दीजिए, हम पैसे की और आवश्यकता पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वो वायुसेना का क्षेत्र है। तो हमने प्रक्रियागत चीजें बताई थी और प्रक्रियागत में उसने कहा कोई त्रुटि नहीं है। और ये क्या कहते रहे, उसके बाद भी ये लगातार बोलते रहे प्राइसेस के ऊपर फ्रांस की सरकार, और वहां से जवाब आ चुका है जी। मगर ये किसी चीज को मानने को एक और सवाल ले लेते, एक और सवाल ले लेते। सवाल किसका है? इसी पर जी छोटा सवाल पूछेगा। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम आरपी शर्मा है। सुधांशु जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके जो अध्यक्ष हैं श्री शाह साहब, उन्होंने बोला था कि सबका साथ सबका विकास का मतलब ये है कि जो पिछली पंक्ति में खड़ा है उस तक भी विकास पहुंचना चाहिए। लेकिन खैर आज की डेट में, आज की जो परिस्थितियां हैं, जो पिछली पंक्ति में तो ब्राह्मण खड़ा है, जो अगर पढ़ भी जाए तो हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं होता। फंसा दिया है SC ST ने आपको, ऐसा फंसा दिया है, ना इधर जाते बनता है ना उधर जाते बनता है। कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं भैया करें क्या, अब इसका हो गया है ये। अगर वो चुनाव में खड़ा भी होना नहीं, मैं बड़ा अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कांग्रेस के लिए एक शाह बानो मूवमेंट था जिसमें कांग्रेस को लगा कि वो फैसले को पलटेंगे सुप्रीम कोर्ट के तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन असल में हो गया बेड़ा गर्क। ये आपके लिए क्या शाह बानो मूवमेंट है? SC ST एक्ट 19 का चुनाव है, ये नींद उड़ाने वाला मूवमेंट है आपके? नहीं, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। शाह बानो एक मजहबी मुद्दा था और वहां पर राजीव गांधी सरकार ने लाकर एक मजहब के पक्ष में कानून रहना चाहिए उसलिए बदला था। हमने जो किया, हमने कोई बदलाव नहीं किया, यह संविधान प्रदत्त व्यवस्था के तहत मुद्दा था और यह SC ST एक्ट राजीव गांधी की सरकार लाई थी और उस राजीव गांधी की सरकार के लाए एक्ट में जो संविधान के प्रावधान थे हमने केवल उसको रेस्टोर किया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रंजीत रंजन, आप जो चाह रही थी सरकार ने कर दिया, उसके बाद भी आप लोग विरोध में लाए तो यही थे ना। जी रंजीत रंजन, आप दोनों तरफ से मलाई खाना चाहती हैं, पॉलिटिकल दोनों तरफ से मजा आए साहब। अच्छा ठीक है, अब खाने का समझ होनी चाहिए ना, आप नहीं खा सक रहे हैं तो क्या करें हम? अरे जब से आप लाए थे ना उसके बाद से आज तक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इससे निपटेगी खत्म। देखिए एक्चुअली में पहले इनकी मंशा थी SC ST एक्ट कानून को हटाया जाए, जो बिल्कुल हम लोग लेकर आए थे, ठोक बजा के कहते हैं लेकर आए थे। लेकिन ब्राह्मण को भी किस तरह से उनकी प्रायोरिटी को रखना है वो हमें तो आता था, आपको नहीं आया, अब वो जा रहे हैं। लेकिन जब सारा दलित बाहर निकल गया विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी तो आप डर गए, आपकी नींद उस वक्त भी उड़ गई थी। तो आप अगर सही थे तो इनसे पूछो कि यू टर्न किसने बोला था लेने के लिए, तो अड़े रहना था ना। अब ना आप इधर के हो ना उधर के हो। SC ST भी कह रहे हैं कि आपका भरोसा नहीं, कल आप फिर आओगे तो आपकी नियत में खोट है, पर ब्राह्मण भी कह रहे हैं आपकी नियत में खोट है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही ब्राह्मणों की स्थिति पर, तो मुझे उस पर भी एक चीज याद आ गई। इनके यहाँ बड़ा मजेदार बात है, एक नेता ट्वीट करते हैं कि ब्राह्मण यहूदी हो गए और एक नेता कहते हैं अरे उससे ज्यादा ज्ञान किसके पास है, बाकी सब तो बेकार है। और उससे ज्यादा मजेदार बात जो CP जोशी ने बयान दिया, उससे बड़ा मनुवादी बयान नहीं हो सकता था। मगर आपने देखा बसपा की प्रतिक्रिया आई, भीम आर्मी की प्रतिक्रिया आई, किसी दलित चिंतक ने बोला और किसी JNU वाले ने जो यूं नारा लगा रहे थे बोला, किसी ने उसने बोला जो ट्विटर के सामने महिलाएं खड़ी हुई थी नहीं बोला। सारी मिली भगत है समाज में विभेद पैदा करने के लिए। और यही बयान किसी भाजपा नेता का आ गया होता, अरे आप याद करिए सड़कों पे तोड़फोड़ हो रही होती। मगर कांग्रेस के नेता ने बोला सारे सामाजिक समरसता के स्वयंभू ध्वजावाहक चुप। सवाल हाँ, सवालों का जवाब भी आना चाहिए। सुनाई नहीं दिया आवाज लगभग दलित समाज की, क्योंकि उसकी वोकल पावर कम है, उसको बात कहने का मौका कम मिलता है, तो इसलिए आप तक वो आवाज पूछती नहीं। मेरा सवाल, चूंकि यहाँ आरक्षण की भी बात हो रही है, मैं एज ए दलित एक्टिविस्ट ये बात दोनों BJP और कांग्रेस से ये जानना चाहता हूं कि जी इस देश में अगर आर्थिक भ्रष्टाचार कोई मुद्दा हो सकता है जिसके ऊपर कांग्रेस और BJP चर्चा कर सकती है, तो क्या सामाजिक भ्रष्टाचार भी मुद्दा हो सकता है? एक मिनट बिल्कुल क्योंकि अगला पैनल भी वेट कर रहा है। हाँ, छोटा सर भाषण नहीं, सवाल पूछिए ना आप। नहीं, सवाल मेरा ये है कि अगर इस देश में नोटबंदी हो सकती है तो क्या भविष्य में कभी यहाँ जातबंदी हो सकती है? जी ना तो आपको SC ST ठीक है, एक लाइन में जवाब पड़ेगा आपको। मैं जवाब दूं, एक लाइन में। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एनहिलेशन ऑफ कास्ट करिए।
कास्ट को समाप्त करिए, मगर राजनीति ने रेजिमेंटेशन ऑफ कास्ट किया। शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया इस पैनल पर आने के लिए, अपनी राय देने के लिए। रंजीत रंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुधांशु त्रिवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देश में डर का माहौल है या किसी की सुरक्षा मजहब तय करता है? क्योंकि फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह का मानना है कि समाज में चारों ओर मजहबी जहर फैल चुका है, बोतल से अब जिन निकल चुका है, यह अंदर डालना मुश्किल है। उनका यहां तक कहना है कि हिंदुस्तान में रहने में उनको अब डर लगता है, उनके बच्चों को भी डर लगता है। नसरुद्दीन शाह के इस बयान से सियासत में एक नया उबाल आ गया है। बीजेपी ने इसे समाज में डर फैलाने वाला बयान बताया है। तो क्या आजादी के नाम पर इस तरह की अभिव्यक्ति जायज है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, हरीश रावत है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं सबसे पहले हरीश रावत साहब आपसे सवाल पूछता हूं और दो टूक पूछता हूं। जो कुछ नसरुद्दीन शाह ने बोला, ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के संदर्भ में बोला, लेकिन क्या ये बयान नसरुद्दीन शाह का डर नहीं फैलाता इन लोगों में, जनता में? देखिए, ये बयान स्वीकार करने योग्य नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नसरुद्दीन शाह ने अपनी प्रतिभा के साथ भी न्याय नहीं किया है। ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। हमारा देश ये सत्यता है कि नफरत फैलाने वाली ताकतें निरंतर ताकतवर हो रही हैं और जो नफरत फैलाने वाले लोग थे वो आज सत्ता में भी दिखाई दे रहे हैं जी। और ये भी हकीकत है कि हमारे देश की सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की नीति के खिलाफ हमारे जो सनातन धर्म है उसकी भावना सबको साथ लेकर के चलने की सहिष्णुता और सहनशीलता, उसके विरुद्ध काम हो रहा है। मॉब लिंचिंग जिस तरीके से भीड़ की राजनीति है और वो किसी को खाने के नाम पर, किसी को पहनने के नाम पर, किसी को बोलने के नाम पर मार दे रही है। कोई यदि जानवर की खाल लेकर के बेचने जा रहा है, कोई दलित का बेटा, तो उसको सरेआम मार दिया जा रहा है। और इससे दुखद पहलू ये है कि जो मॉब लिंचिंग के लिए जेल जा रहे हैं, जब वो बाहर निकल करके आ रहे हैं, एक पार्टी विशेष के सांसद लोग उसका माला पहना करके स्वागत करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये वो नहीं है जो भारत है। नसरुद्दीन शाह के बयान का बाहर से समर्थन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका एलिगेशन बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दिखाई दे रहा है, जो साक्षी महाराज, प्रज्ञा जी और दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये भारत नहीं है। भारत वो है जो सनातन धर्म का भारत है, जो सहिष्णुता का भारत है, जो सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत है, जो वसुधैव कुटुंबकम का भारत है, जिसको आज की सत्ता और सत्ता के नजदीक रहने वाले लोग धीरे धीरे नष्ट करने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यही ताकतें हैं जो नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों के मन में भी ऐसा जहर भरने का काम कर रहे हैं कि जिसको वह डर के रूप में व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। ये इसलिए मैंने कहा कि बयान अनएक्सेप्टेबल है, समझ नहीं आता। जो वातावरण के लिए जिम्मेदार हैं, इस तरीके के भय के वातावरण को पैदा करने वाले लोग, उनकी भी निंदा की जानी चाहिए और सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। जी सुधांशु त्रिवेदी, मुझे इस बात से डर लगता है, अगर कहीं मेरे बच्चों को भीड़ ने घेर लिया और उनसे पूछा तुम हिंदू हो या मुसलमान, मेरे बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। पूरे समाज में जहर पहले ही फैल चुका है। आमिर खान ने इससे पहले बोला था कि मुझे डर लग रहा है, और तब एक इंटॉलरेंस ब्रिगेड इस देश में हावी हुई थी। क्या कहना चाहते हैं? ये अब 2019 से पहले फिर ब्रिगेड क्या हावी हो रही है? ऐसा बीजेपी का कहना है कि दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। देखिए, मैं नसरुद्दीन शाह या आमिर खान का इसमें दोष नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार का एक सियासी माहौल बनाया गया और भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट पे जिस ढंग से कब्जा किया गया पिछले 40-50 सालों में, और एक ही प्रकार का थॉट पढ़ाया गया, इस वजह से उनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बंध जाती है कि उन्हें आज ये नजर आता है
मगर इस देश में जब 1990 में लाखों लोगों को कश्मीर वैली से मारकर, काटकर, जलाकर, बलात्कार करके, बर्बाद करके मॉब लिंचिंग के माध्यम से भगा दिया गया था, उनके माथे पर शिकन नहीं आई थी। 1984 में दिल्ली की सड़कों पर जब नादिर शाह के 1739 के कत्लेआम के बाद हुकूमत के साए में सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ तो उन्हें नजर नहीं आया था। उन्हें 1967 के मेरठ के दंगे में, 84 के भिवंडी के दंगे में, 93 के मुंबई के दंगे में, 89 के भागलपुर के दंगे में, 87 के हाशिमपुरा मलियाना कांड में जिसमें खड़े करके पुलिस ने गोलियां मारी थी, तब वह उन्हें नजर नहीं आया था। और अब अचानक उन्हें एक घटना के ऊपर, जिसके लिए सरकार संवेदनशील है, सजग है और जो भी अपराधी है उन्हें दंड देने के लिए पूर्णतः संकल्पित है, वह नजर आने लगता है। पर ये कहते हैं आप नफरत वाले हैं। नजरिया सियासी है। हरीश रावत ने बोला आप नफरत वाले और आप आज सत्ता में हैं। हरीश रावत ने बोला ये आप पे नफरत का टैग लगाने की क्यों कोशिश है? सवाल भी आपने बड़ी अच्छी बात कही जी कि आपने कहा कि हम नफरत वाले हैं। ये बताइए, इस देश में जो विदेश से आए हुए लोग हैं, जो हमारे देश के खिलाफ खुलेआम आतंकवाद की घटनाओं में लिप्त रहते हैं, ऐसे रोहिंग्या के खिलाफ हम बोलेंगे तो हम नफरत वाले हैं। IMDT एक्ट को क्वैश करते समय सर्वोच्च न्यायालय कहेगा बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या इस देश में विदेशी आक्रमण के समकक्ष है, हम विरोध करेंगे तो हम नफरत वाले हैं। एक मिनट वाक्य पूरा करूं। जब प्रधानमंत्री ये कहेंगे मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, हम विरोध करेंगे तो हम नफरत वाले हैं। हम UPA 1 में अगर कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री कहेंगे कि देयर शुड बी ए मुस्लिम हेडकाउंट इन इंडियन आर्मी और आर्मी भी विरोध करेगी, हम भी विरोध करेंगे तो हम नफरत वाले हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन से गठबंधन करने वाले, ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन करने वाले, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले सेकुलरिज्म के सूरमा है। ओके, रावत जी, आप नफरत का एजेंडा बोलते हैं, आप कहते हैं नफरत वाले हैं। एक बिंदु का इनका उत्तर आप कहते हैं नफरत वाले, लेकिन 84 में आपके नेता को सजा हुई है, अभी कांग्रेस के नेता को, सज्जन कुमार को, और आप कहते हैं नफरत वाले। आपकी बात का भी उत्तर दूंगा। जो इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग है, आप मेरी तरफ देखें तो मेरे उत्तर दूं। जी बोलिए। जो इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग है, ये वो नहीं है जो पाकिस्तान चली गई, ये जो इंडिया में रही, जिसने विभाजन का विरोध किया, वो है नंबर 1, यदि हमारा अलायंस है। और दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहूँगा कि मॉब लिंचिंग बुरी है, निंदनीय है, घृणित है, और वो चाहे मॉब लिंचिंग 1984 की हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग गुजरात की हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग यहाँ मुजफ्फरनगर की हो या कहीं की मॉब लिंचिंग हो। सवाल ये है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को आप महिमा मंडित करने का काम करेंगे, आपके कुछ जिम्मेदार लोग उनकी भाषा में बात करने की बात करेंगे, तो आप देश को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन और ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, ये 1984 के रॉयट्स के लिए हम उसको कंडेम करते हैं, फिर कंडेम करते हैं। हम देश से, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में माफी मांग चुके हैं, हमारे नेता ने माफी मांगी है। नंबर 2 नंबर 2, लेकिन एक बात याद रखिए, गुजरात में भी मॉब लिंचिंग हुई, मुजफ्फरनगर में भी मॉब लिंचिंग हुई, आपने वो बात को कहा, लेकिन मैं इस समय बहस कर रहा हूं। सर किसी और ने, मैं बहस कर रहा हूं इस समय जो नसरुद्दीन शाह ने कहा। मैं आप लोगों से, आप मॉब लिंचिंग को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। जी अजय जी, देवगन जी, अमित जी, जिस अजय और अमित में ज्यादा अंतर नहीं है, जिस मॉब लिंचिंग को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये राजधर्म नहीं निभाया गया, तो अब भी राजधर्म नहीं निभाया गया। भाजपा के अंदर इतनी हिम्मत है कि आज कह सके कि हम गुजरात के दंगों के लिए क्षमा चाहते हैं। हमने 1984 के रॉयट्स के लिए देश से माफी मांगी है, सिखों से माफी मांगी है, और हमारी नेता ने माफी मांगने का काम किया है। इनमें अपनी गलती को स्वीकार करने का मादा नहीं है, हिम्मत ये नसरुद्दीन शाह से बहस बढ़ के यहाँ तक आ चुकी है। जवाब तो घृणा फैलाने का काम करते हैं। 3 मिनट हो गए सर आपको बोलते हुए। ठीक है सर, ओके। राजधर्म का पालन क्या नहीं हुआ था उसका उदाहरण देता हूं। 28 फरवरी 2002 को, जिस दिन गुजरात में दंगे भड़के थे और जैसे ही चंद घंटों में लगा कि यह मामला बहुत भयानक हो रहा है,
तीनों राज्यों से पुलिस की मदद मांगी थी, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्यों तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तीनों ने मना कर दिया। केंद्र की जब सुरक्षा बल पहुंचे उस 24 घंटे के अंदर जो हुआ, और उसके बाद पुलिस की गोली से मरने वाले 90% लोग अल्पसंख्यक नहीं थे, बहुसंख्यक थे। कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर दिल्ली में 3300 लोग मरे, 100% एक ही कम्युनिटी के मरे, तो वो दंगा नहीं होता, वो मैसेकर होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात और सारी बात ठीक है। एक बात के लिए आप देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा, एक बात के लिए आप भर्त्सना कर दीजिए कि जो राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, आज ईमानदारी से आप कह दिए राजीव गांधी का बयान कंडेमनेबल था, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम स्वीकार कर लेंगे आपके। भाई एक बात बताओ, अभी तो अमित जी, अभी तो राहुल गांधी नहीं होते शायद कांग्रेस माफी मांग लेती। अटल जी की रात बहाए हुए, क्या करें, अभी तो अटल जी की रात बहाए हुए, इनको 3 महीने नहीं हुए और उनके राजधर्म निभाने की बात को ये अभी भूल गए। मैं ऑडियंस वोट, यहाँ पे ऑडियंस वोट जरूरी है। नसरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है कि इस देश में जहर फैल चुका है, उस बयान से कितने लोग सहमत हैं? वह हाथ खड़ा करके अपनी राय रखे। नसरुद्दीन शाह के बयान से कितने लोग सहमत हैं? मुझे एक आदमी सहमत नहीं दिख रहा, यहां पर एक आदमी सहमत नहीं दिख रहा। और यही प्रमाण है कि नसरुद्दीन शाह साहब, अगर आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप इस देश की जमीनी ही हकीकत से दूर नहीं है, कोसों दूर है। इस देश के अंदर अमन है, शांति है। शायद आप सीरिया की बात कर रहे होंगे जहां पर अमन शांति नहीं है, शायद आप बाकी किसी मुल्क की बात कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे देश के अंदर फिलहाल ऐसा जहर नहीं बोया गया है। और कृपया करके आप भी ना फैलाइए। तथाकथित बुद्धिजीवियों को इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। ना कांग्रेस का कुछ जाएगा, ना भाजपा का कुछ जाएगा तो इन जनता जनार्दन का जाएगा। आपके इस वक्तव्य से इस देश को नुकसान हो सकता है, सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आपको ज्ञान रखना चाहिए। और शायद आपके ज्ञान के चक्षु पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं खुलते, अफगानिस्तान के संदर्भ में नहीं खुलते, सीरिया के संदर्भ में नहीं खुलते, लेकिन भारत के अंदर आपको जहर दिखता है। तो सर, आप अभिनेता भी इसी मुल्क से हैं, इसलिए इस देश को कृपया जहर तो मत कहिए। यह निवेदन है आपसे। आपने बात ठीक उठाई, लेकिन गलत तरीके से उठाई। जो मैं सीधा रुक करता हूं सवालों का। सवाल क्या है आपका सवाल क्या है? 30 सेकंड में सवाल। हाँ, मैं ये सब जो दंगे हो रहे, जितने भी हो रहे, राहुल गांधी के स्पीच के कारण हो रहे। क्यों? कैसे? ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं साहब, राहुल गांधी बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। राहुल गांधी का क्या मतलब है इससे, दंगों से? नहीं, राहुल गांधी को इन स्टेटमेंट से कंडेम करना चाहिए कि गलत स्टेटमेंट। राहुल गांधी ने तो एक्सेप्ट भी नहीं करा। ना मुझे लगता है आपका सवाल ही ठीक नहीं है। सवाल क्या है आपका सवाल क्या, बताइए सर। नसरुद्दीन शाह एक रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार हैं जी। और उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। यहाँ पर कई लोगों से अपने कलाकारी से पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, सम्मान भी कमाया। पर आज जो उनके मुंह से शब्द निकल रहा है, और बड़ा अफसोस होता है इस चीज को सुनकर कि देश के अंदर आर्मी में जो फत्तर मारते हैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं निकलता इनका। और जो अपने उसके इसी प्रकार मुझे अंसारी की याद आ रही है, जो अयोध्या में जो संत शामिल हुए थे, इकट्ठे हुए थे। अंसारी ने कहा था मेरी जान को खतरा है। आज वही लहजा इन्होंने अपनाया है, जो कंडेम करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कंडेम करते हैं। ठीक है, आपके अपने विचार हैं। ठीक है, मैं आपके पास कुछ सुधांशु। लेकिन रावत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए देश के मोटिव को पीछे रख देते हैं। क्या नसरुद्दीन शाह ने वही करा? क्योंकि इससे पहले उन्होंने विराट कोहली पे भी बहुत खराब बयान दिया था एक। अमित जी, पहली बात तो यह है, नसरुद्दीन शाह ही नहीं, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, जिनमें राइटर भी हैं, थिंकर भी हैं, एंकर भी हैं, और प्रोफेसर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो इस बात को कह रहे हैं, और पॉलिटिशियंस भी हैं, दोनों पक्षों के पॉलिटिशियंस हैं, जो कह रहे हैं कि देश की सार्वजनिक जीवन में जहर घोला जा रहा है, घृणा घोली जा रही है। तो नसरुद्दीन शाह बीइंग, उनका नाम मुस्लिम साउंड करता है, इसलिए उनका कहना अपराध हो। नहीं, आपकी बात से ध्वनि निकली कि उन्होंने कह दिया तो हमने उनको कंडेम कर दिया। ये भी आभास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने ये कहा, ये तो सत्य है कि जहर घोला जा रहा है और कंटिन्यूअसली घोला जा रहा है। पिछले दिनों ही साक्षी महाराज जैसे लोगों ने कह दिया कि जो है जहां जामा मस्जिद है वो वहां भी कभी मंदिर था करके। कल कह देंगे जहां पार्लियामेंट हाउस था, जब पार्लियामेंट हाउस था, 1984 जब हुआ,
तब जहर नहीं खोला जा रहा था। आज ऐसा क्या हो गया कि हम जहर घोलने की बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं। जी जी, कल कह देंगे जहां राष्ट्रपति भवन है वो भी गुलामी का प्रतीक है। तो जो ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इक्वली कंडेम किया जाना चाहिए। मैंने नसरुद्दीन शाह के बयान के उस भाग को अस्वीकार्य बताया, कंडेमेबल बताया, जो भाग जिस भाग में उन्होंने कहा है कि ये देश रहने योग्य नहीं रह गया, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के मैं चिंतित हूं। मैं वहां नसरुद्दीन शाह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि किसी तरीके की एक्सट्रीम पोजीशन लेना इस देश के हित के खिलाफ है। तो आपको भी और हमारी बहस को भी इसको जरा सा संशोधित करना चाहिए कि नसरुद्दीन शाह ने जो कहा कि समाज में जहर घोला जा रहा है, ये वास्तविकता है। लेकिन हमारा देश मूलतः सहिष्णुता का, उदारता का, गंगा यमुनी तहजीब का देश है। इस देश को कोई गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता है। ये उनको कहना चाहिए था, ये उन्होंने नहीं कहा, ये उनसे एक्सपेक्टेड था। आप में से दो जने आए यहाँ पर, आप आइए और एक आप आइए। मैं आप दोनों युवा हैं, आप इस बयान को सुनिए और आप भी सुनिए और मैं आप दोनों की राय लूंगा। नसरुद्दीन शाह ने का विराट कोहली पे बयान है। विराट कोहली ने केवल दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ये तारीफ करते हैं, बल्कि सबसे बदतमीज खिलाड़ी भी है। क्रिकेट की उनकी काबिलियत उनके घमंड और बुरे व्यवहार के आगे फीकी पड़ जाती है और मेरा इस देश को छोड़ने का कोई मानस नहीं है। लेकिन विराट कोहली, मुझे लगता है कि हमारे देश के कैप्टन के बारे में आपको लगता है कि सार्वजनिक रूप से ये लिख देना, क्या आपको लगता है ठीक है? विराट कोहली बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो नसीरुद्दीन शाह जी हैं वो एक पब्लिक आई हैं। अगर वो लोगों के आइडियल है, उन्हें लोग फॉलो करते हैं, उनके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, उनका एक गलत बयान हमारे देश पे बहुत बुरा इम्पैक्ट। विराट कोहली के बारे में क्या बोला? आप भी युवा हैं, क्या कहते हैं आप? विराट कोहली जी ने देश का नाम किया है। हालांकि वो अगर नीचे से ऊपर उठ के आ रहे तो उनके ऊपर कुछ आर्ट होगी, उनके में कला होगी, लेकिन एक अभिनेता का किसी दूसरे पर आरोप लगना गैर जिम्मेदार बयान। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड आप दोनों के पास, आखिरी 10 से 15 सेकंड। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग के तहत बयान है या ऐसा ही है? सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड आपके, फिर आपके 20 सेकंड, 20 सेकंड का निर्वाह करिएगा जी, क्विकली। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में कला की सबसे उदात्त, सबसे प्राचीन, सबसे सर्वव्यापी परंपरा है। मैं डॉक्यूमेंटेड वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जिस ढंग का भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर आज तक इतना पुराना कहीं अवेलेबल नहीं है। और सबसे उदार हमारा फिल्म और हमारा कला जगत रहा है। अगर आप देखें तो हमारे ज्यादातर बड़े बड़े कलाकार तो अल्पसंख्यक समुदाय से हुए हैं, मुस्लिम समाज से हुए हैं। फिर भी इस ढंग की बात उठाना मेरे विचार से भारत की उस महान परंपरा के साथ अन्याय करना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के अगर सारे के सारे फिरके दुनिया के एक देश में पाए जाते हैं तो दुनिया कोई मुस्लिम देश नहीं, हिंदुस्तान है। ठीक है, ओके। हरीश रावत जी, आप फॉर्मर सीएम भी उत्तराखंड के रहे। विराट कोहली इस देश का क्रिकेट कप्तान है, उसके लिए इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। अपने खिलाड़ी को उत्साहित करना चाहिए। जहां तक नसरुद्दीन शाह के बयान का अर्थ है, नसरुद्दीन शाह साहब को मैं, जो बेटी ने कहा अभी, उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनके प्रशंसक हैं। उन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी सृजनात्मक गुणों के कारण बहुत कुछ दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं। मगर उनको जो बयान देना है उसमें देखना चाहिए कि उसका कुछ लोग जानबूझ करके दुरुपयोग करने का काम न कर सकें। जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। मैं इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करता हूं। ये टक्कर का सुपर फ्राइडे था और आज मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूं इस पूरी बहस के बाद। मेरा देश महान था, है और रहेगा। हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। हम आसानी से कह सकते हैं कि इस देश में 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन ये कह देना कि इस देश में जहर घुल चुका है, जनाब, अगर जहर घुल चुका होता ना इस देश के अंदर, तो ये देश में लोगों का रहना मुश्किल होता। जाके देखिए पाकिस्तान में, जाके देखिए सीरिया में कि असली जहर घुलना क्या होता है। मुझे लगता है कि नियंत्रित के बोलना चाहिए। नमस्कार।